कैसे हैं आप लोग? जितना हाँ तो दोस्तों, मेरी आवाज आ रही होगी। कैसे हैं आप लोग? कोरोना संकट में अस्पतालों में जितनी भीड़ नहीं थी, जितना कोहराम नहीं था, उससे ज्यादा कोहराम मुझे लगता है कि फेसबुक और सोशल मीडिया पर था। सोशल मीडिया की कुछ अपनी बाध्यताएं होती हैं, राजनीति होती है, अपना स्कोर सेटल किया जाता है, नेता भी करते हैं, राजनीतिक दल भी करते हैं और समर्थक भी करते हैं। ये सामान्य चीज बात है। खैर, मैं यह आ रहा था इस बात पर कि जो संकट था, 5 अप्रैल के बाद से स्थिति थोड़ी थोड़ी बहुत गड़बड़ाने लगी थी, जो संकट गड़बड़ाने लगा था। लेकिन 10 तारीख आते आते केसेस बढ़ने लगे और 15 तारीख के बाद अव्यवस्था का माहौल पैदा हो गया। 20 तक ये अपने पराकाष्ठा पर था, लोग परेशान थे और सरकार भी परेशान थी। आखिर इसको कैसे संभाला जाए? आलोचनाओं का बहुत दौर था, सारे लोग सरकार की आलोचना कर रहे थे। सरकार करती भी तो क्या, अचानक जो इसके बढ़ने की मल्टीप्लाई, मतलब दुगुना होने की जो स्पीड थी, पिछली बार 7 दिन से 10 दिन में केस दुगुना होते थे, इस बार 1 से 2 दिन 3 दिन में दुगुना होने लगे। तो आप समझ लें, आप मल्टीप्लिकेशन कभी करके देख लें, आप 1 से मल्टीप्लाई करके 10 टाइम से नहीं जा पाएंगे, करोड़ों में पहुंच जाएगा। तो वही स्थिति पैदा होगी। ऑक्सीजन की जरूरत हमेशा नहीं रहती है, ये सबको पता है। तो ऑक्सीजन जितना जरूरत पड़ता था जनरली, वो ऑक्सीजन था हमारे पास, बेड भी था, सारी व्यवस्था भी थी। इन आलोचनाओं पर पहले मैं बताता हूँ। उसी दरमियान आलोचना ये होने लगी कि हमारी सरकार ने वैक्सीन बांट दी दूसरों को, क्यों दिया, पहले अपना पूरा क्यों नहीं किया। फिर ये उठा कि हमने ऑक्सीजन का भी निर्यात किया, ऑक्सीजन का निर्यात तक हम देश हैं और बड़े देश हैं निर्यात करने वाले। तो ये कोई ऐसा नहीं था कि हमने नया निर्यात शुरू किया और कोई आकलन नहीं था कि इतनी तेजी से बढ़ेगा। तो हम इतने स्वार्थी बन गए कि अपनी ही सरकार को, जो दुनिया की मदद कर रही थी, उसका आलोचना करने लगे। आज की तारीख में दुनिया हमारी मदद के लिए आकर खड़ी हो गई है। हमारा घोर विरोधी, जिसको आप, दोनों मुल्क के लोग तो चाहते हैं, सरकारें नहीं चाहती एक दूसरे को देखना, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, वह पाकिस्तान भी मेरी मदद के लिए खड़ा है। सऊदी अरब मेरी मदद कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया मेरी मदद कर रहा है। इन सब की हमने मदद किया, वैक्सीन में मदद की है, ऑक्सीजन में मदद की है, और ये सब हमारी मदद कर रहे हैं। तो स्थिति जो अभी चल रही है, जो संकट की स्थिति, तो सारे के सारे देश एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लोग भी मदद कर रहे हैं। और ऑक्सीजन की आपूर्ति, जिन उद्योगपतियों को आप गाली देते थे, आज भी गाली देते हैं, कुछ लोग देते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। सरकार से जब स्थिति बाहर निकलने लगी, वो उद्योगपति सामने आ गए। न सिर्फ अपने यहाँ से उन्होंने व्यवस्था की, बल्कि विदेशों से भी आयात किया ऑक्सीजन। जैसे अडानी ने आयात किया सऊदी अरब से ऑक्सीजन। क्रायोजेनिक ट्रक, मतलब ये कोल्ड चेन से काम करता है, क्रायोजेनिक ट्रक उसने मंगवाया, जिससे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो सके। सेना आई, सेना का जो ग्लोबल बेस्ट ये सामग्री ढोने वाला, सामान ढोने वाला जो जहाज है, मालवाहक हवाई जहाज, जो दुनिया में सिर्फ 12 मुल्कों के पास है, वह आपके ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में लग गया। ट्रेन से हमने ऑक्सीजन पहुंचाना शुरू किया। मैंने 1000 किलोमीटर की यात्रा जो 4 दिन में दिल्ली से गया ऑक्सीजन आता है, या मुंबई से दिल्ली जाता, या दिल्ली से बंगाल जाता, वह हम 11 और 10 घंटे में पूरा करने लगे। तो हमने व्यवस्था सारी जगह कर दी। अंबानी और अडानी के बारे में हम विशेष करके गाली बकने के आदी बन गए हैं। हम नहीं, आप बकने के आदी बन गए हैं। अंबानी ने 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया। अंबानी द्वारा दिया गया ऑक्सीजन से प्रतिदिन 70,000 मरीजों के
ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, आप एक की पूर्ति नहीं कर सकते, वो 70,000 की कर रहे हैं। उनकी प्रशंसा नहीं होती, प्रशंसा सोनू सूद जैसे 5 ऑक्सीजन जनरेटर वाले की होती है। चूंकि आपका ट्रेंड यही हो गया है, सरकार की आलोचना करते करते आप इतने नीचे स्तर पर उतर जाते हैं कि आपका हीरो सोनू सूद बनता है, और इसी तरह के 5-10 सिलेंडर देने वाले बन जाते हैं, एक आध कंसंट्रेटर देने वाले बन जाते हैं। आपका आपका कभी भी हीरो अंबानी और अडानी नहीं बनते, टाटा नहीं बनते हैं, जिंदल नहीं बनते हैं, सुंदर पिचई नहीं बनते हैं। 135-40 करोड़ उन्होंने दिया है गूगल के जो सीईओ हैं, गूगल में काम करने वाले गूगलर्स, उनको गूगलर्स नाम दिया है सुंदर पिचई ने, उन्होंने चंदा करके 3 करोड़ दिया है। तो ये सारी चीजें ये थे कि हमने लड़ करके एक मुकाम हासिल किया। आप समझ लीजिए दुनिया का सबसे बड़ा संकट ये है, और आज का नहीं, जब से शायद पृथ्वी बनी होगी उस दरमियान पूरे दुनिया पर एक साथ, पूरे दुनिया को एक साथ प्रभावित करने वाला इससे बड़ा संकट कभी आया ही नहीं दुनिया के ऊपर। और ये 2 साल में 2 बार आ गया। 2 साल क्या, 1 साल ही कहिए आप, 1 साल में 2 बार आया। पिछले साल भी मार्च वगैरह से शुरू हुआ, इस साल देखिए अप्रैल में। 1 साल में 2 बार इतना बड़ा संकट दुनिया ने सिर्फ झेला, बल्कि उसकी वैक्सीन निकाली, दवा निकाली, और आज इलाज कर रहे हैं, और हम आज इससे लड़ रहे हैं। अन्यथा हमारी पूरी आबादी, मानव प्रजाति ही खत्म हो जाती दुनिया से। कभी आपने इस पर नहीं सोचा, आप आलोचना करते चले गए, लेकिन इस बात पर कभी आपने विचार नहीं किया। दोस्तों एक बार सोचिए, कल्पना कर, मैं सोच रहा था एक दिन बैठे हुए कि अगर मैं 17वीं शताब्दी में रहता, जहाँ ना ट्रेन की फैसिलिटी थी, ना प्लेन की फैसिलिटी थी, ना कोल्ड चेन था, अगर उस समय यह फैलता, बीमारी फैलती, तो हमारा इलाज कैसे होता? लोग तो उस समय भी यातायात कर रहे थे, पानी के जहाजों से जा रहे थे, साधारण जहाजों से, तो कोरोना तो फैल जाता पूरे दुनिया में, थोड़ा ज्यादा देर से फैलता, लेकिन इलाज कैसे होता? हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, तो पूरी मानव सभ्यता ही खत्म हो जाती। आज मानव सभ्यता इससे लड़ रही है, जूझ रही है, इसको पराजित कर रही है। ठीक है, मौत हो रही है, 1.5 लाख हिंदुस्तान में मौत हुई, मौत हो रही है, आंकड़े कम है। फियर साइकोसिस एक चीज होती है, भय, दिमाग में भय को भर देना। जो मौतें हुई, जो मैंने आकलन किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मौत कम हुई, गंभीर संक्रमण भी कम हुआ ग्रामीण क्षेत्रों में। जहां मजदूर वर्ग है, इलिटरेट वर्ग है, वहां भी संक्रमण करूंगा। माने वैसे वर्ग में जिनको बहुत ज्यादा दुनिया के संचार से मतलब नहीं है, बहुत ज्यादा भयभीत नहीं होते हैं, न सोशल मीडिया है, न टीवी बहुत ज्यादा देखते हैं, वो उन लोगों पर संक्रमण होने के बाद भी वो संक्रमण जानलेवा नहीं हुआ। यानी कहीं ना कहीं फियर साइकोसिस काम कर रहा था कि जहां भय पैदा हुआ, वहां लोगों का वो भय उनकी शारीरिक क्षमता को कमजोर किया, इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर किया। ये कैसे कमजोर करता है? आप अभी कभी कहीं अभी जाए, आप भीड़ भाड़ रास्तों से आराम से 5 किलोमीटर चल जा सकते हैं, लेकिन एकदम सन्नाटा हो, एकदम रात हो, गहरी रात हो, आप अकेले जाने लगेंगे, साए साए की आवाज होगी, आपकी हिम्मत टूटती जाएगी, हो सकता है आप गिर जाए, बेहोश हो जाए। ये फियर साइकोसिस होता है। फियर साइकोसिस को क्रिएट करने में, बनाने में सबसे बड़ी भूमिका वो नेगेटिव लोगों ने किया, राजनीतिक लोगों ने किया, टीवी और मीडिया ने किया, और उसको सबसे ज्यादा हवा सोशल मीडिया ने दिया, आप जैसे लोगों ने दिया। तो आप भले नहीं माने, गुनाह की सजा आपको नहीं हो रही है, लेकिन कभी बैठिएगा तो आत्मनिरीक्षण कीजिएगा कि आपने कितना बड़ा गुनाह किया है, और आप कोशिश कीजिएगा यह जानने का कि आपके जिम्मे कितनी मौत है, कितनी मौत आपके गलत हरकत के कारण, निगेटिविटी के कारण कितने लोग काल के गाल में समा गए। तो खैर, मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा कि अभी वक्त है, हमने जंग लड़ी है, जंग जीते हैं हम लोग, और फिर जीतेंगे। आप कम से कम कोशिश कीजिए कि जब संकट की घड़ी आए, अस्पताल जाइए, अव्यवस्था देख करके वहां गाली बकना आसान है, कोई भी जाएगा, अव्यवस्था देखिए, गाली बकिए, पत्थर फेंकिए, बहुत आसान है। लेकिन उस अस्पताल में एक गिलास पानी भी अगर किसी पेशेंट को देते हैं, वो आपकी सकारात्मक भूमिका हो जाती है, वहीं आपकी भूमिका सकारात्मक हो जाती है। बाकी आप पूरे मैनेजमेंट को गोली मार दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने रहा, उससे एक पेशेंट की जान नहीं बचने जा रही, लेकिन आपके एक गिलास पानी से हो सकता है कि एक पेशेंट की जान बच जाए। आप कहीं से एक सिलेंडर इंतजाम कर दें तो हो सकता है एक पेशेंट की जान बच जाए। तो कोशिश कीजिए कि हमेशा, और सकारात्मकता जो होती है वो आपके फायदे के लिए है। आप जब नकारात्मक होंगे तो उसका असर आपके परिवार पर भी पड़ेगा, आपके बाल बच्चों पर भी पड़ेगा, और आप पर भी पड़ेगा, और यह जानलेवा साबित होगा। दोस्तों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ विदा करता हूँ। लाइव आने का मूड तो नहीं था, लेकिन आया कि कुछ बोलना चाहिए।
तो कोशिश करें आप कि सकारात्मक बने। हम लड़ाई जीत चुके हैं और मुझे लगता है कि 1 मई के बाद हम एक मतलब इस हालत में होंगे ये कह सकें कि हाँ, हमने फिर दोबारा मानव सभ्यता ने, फिर दोबारा मानव प्रजाति ने फिर एक बार यह चैलेंज दिखला दिया, यह बतला दिया कि हम जंग जीत सकते हैं। चाहे जितना भी बड़ा संकट आए, हम जीतेंगे, हम जीतते रहे और हमेशा जीतेंगे और मानव सभ्यता जिंदा रहेगी। धन्यवाद दोस्त, धन्यवाद।